मेरे प्यारे देशवासियों, 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देश और विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से 7 दशक पहले 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके पहले ही इस तारीख का विशेष महत्व स्थापित हो चुका था। पूर्ण स्वराज का संकल्प लेने के बाद हमारे देशवासी 1930 से 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करते थे। इसीलिए सन 1950 में उसी ऐतिहासिक दिवस पर हम भारत के लोगों ने संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आधुनिक गणराज्य की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग स्वायत्त होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर आधारित भी होते हैं, परंतु वास्तव में तो लोगों से ही राष्ट्र बनता है। हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र का संचालन करते हैं। अपने साझा भविष्य के बारे में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति हम भारत के लोगों में ही निहित है। हमारे संविधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत ही हम सब ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। राष्ट्र के निरंतर विकास तथा परस्पर भाईचारे के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को अपनाने से इन संवैधानिक आदर्शों का अनुपालन हम सबके लिए और भी सरल हो जाता है। ऐसा करते हुए हम सब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को और भी सार्थक आयाम दे सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जन कल्याण के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नागरिकों ने स्वेच्छा से उन अभियानों को लोकप्रिय जन आंदोलनों का रूप दिया है। जनता की भागीदारी के कारण स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत ही कम समय में प्रभावशाली सफलता हासिल की है। भागीदारी की यही भावना अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों में भी दिखाई देती है, चाहे रसोई गैस की सब्सिडी को छोड़ना हो या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। लक्ष्य को पूरा करते हुए 8 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जा चुका है। ऐसा होने से ज़रूरतमंद लोगों को अब स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिल पा रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना से लोगों के जीवन में नई रोशनी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान भाई बहन प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की न्यूनतम आय प्राप्त करने के हकदार बने हैं। इससे हमारे अन्नदाताओं को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने में सहायता मिल रही है। बढ़ते हुए जल संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि जल जीवन मिशन भी स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही एक जन आंदोलन का रूप लेगा। सरकार की प्रत्येक नीति के पीछे जरूरतमंद लोगों के कल्याण के साथ साथ यह भावना भी होती है कि सबसे पहले राष्ट्र हमारा। जीएसटी के लागू हो जाने से एक देश, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को साकार रूप मिल सका है। इसी के साथ ई-नाम योजना द्वारा भी एक राष्ट्र के लिए एक बाजार बनाने की प्रक्रिया मजबूत बनाई जा रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। हम देश के हर हिस्से के संपूर्ण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर व लद्दाख हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हों या हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीप समूह हों। देश के विकास के लिए एक सुदृढ़
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का होना भी जरूरी है। इसीलिए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के सुलभ होने को प्रायः सुशासन की आधारशिला समझा जाता है। पिछले 7 दशकों के दौरान हमने इन क्षेत्रों में एक लंबा सफर तय किया है। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों से गरीबों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त होती है और उन तक प्रभावी सहायता भी पहुंच रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य योजना बन गई है। जन साधारण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। जन औषधि योजना के जरिए किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध होने से सामान्य परिवारों के इलाज पर होने वाले खर्च में कमी आई है। प्यारे देशवासियों, प्राचीन काल में ही एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला नालंदा और तक्षशिला के महान विश्वविद्यालयों में रखी जा चुकी थी। भारत में सदैव ज्ञान को शक्ति, प्रसिद्धि या धन से अधिक मूल्यवान माना जाता है। शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय परंपरा में ज्ञान अर्जित करने का स्थान अर्थात विद्या का मंदिर माना जाता है। लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के कारण आई विपन्नता को दूर करने में शिक्षा ही सशक्तिकरण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के आधार का निर्माण आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में प्रारंभ हुआ था। तब हमारे संसाधन बहुत ही सीमित थे। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कई उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। हमारा प्रयास है कि देश का कोई भी बच्चा अथवा युवा शिक्षा की सुविधा से वंचित ना रहे। साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की उपलब्धियों पर हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व है। इसरो की टीम अपने मिशन गगनयान में आगे बढ़ रही है और सभी देशवासी इस वर्ष भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के और तेज गति से आगे बढ़ने की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी वर्ष टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित होने जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से कई खेलों में भारत अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। हमारे खिलाड़ियों और एथलीटों की नई पीढ़ी ने हाल के वर्षों में अनेक खेल प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है। ओलंपिक 2020 की खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय दल के साथ करोड़ों देशवासियों की शुभकामनाओं और समर्थन की ताकत मौजूद रहेगी। प्रवासी भारतीयों ने भी सदैव देश का गौरव बढ़ाया है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मैंने देखा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने न केवल वहाँ की धरती को अपने परिश्रम से समृद्ध किया है, बल्कि उन्होंने विश्व समुदाय की निगाह में भारत की छवि को भी निखारा है। कई प्रवासियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश की सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और आंतरिक सुरक्षा बलों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने में उनका बलिदान अद्वितीय साहस और अनुशासन की अमर गाथाएं प्रस्तुत करता है। हमारे किसान, हमारे डॉक्टर और नर्स, विद्या और संस्कार देने वाले शिक्षक, कर्मठ वैज्ञानिक और इंजीनियर, सचेत और सक्रिय युवा, हमारे कल कारखानों को अपने परिश्रम से चलाने वाले श्रमिक बंधु, औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले उद्यमी, हमारी संस्कृति और कला को निखारने वाले कलाकार, भारत के सर्विस सेक्टर को विश्व भर में सम्मानित स्थान दिलाने वाले सभी प्रोफेशनल्स तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी देशवासी और खासकर
हर तरह की बाधाओं के बावजूद सफलता के नए मानदंड स्थापित करने वाली हमारी होनहार बेटियां, ये सभी हमारे देश का गौरव हैं। इस महीने के आरंभ में मुझे देश के ऐसे ही कुछ कर्मठ लोगों से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम किया है। सादगी और निष्ठा के साथ चुपचाप अपना काम करते हुए उन लोगों ने विज्ञान और इनोवेशन, खेती और वन संपदा के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, प्राचीन शिल्प कलाओं को फिर से लोकप्रिय बनाने, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन और पोषण की व्यवस्था करने आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपार योगदान दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में सुश्री आरिफा जान ने नमदा दस्तकारी को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए, तेलंगाना में सुश्री रत्नावली कोटपल्ली ने थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए, केरल में श्रीमती देवकी अम्मा ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से वन संपदा उत्पन्न करके, मणिपुर में श्री जाम खोजांग मिसाओ ने सामुदायिक विकास के लिए काम करके और पश्चिम बंगाल में श्री बाबर अली ने बचपन से ही कमज़ोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने के अपने सराहनीय योगदान से लोगों के जीवन में आशा का संचार किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने तो उनमें से केवल कुछ के ही नाम लिए हैं। ऐसे लोग यह सिद्ध करते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी अपने आदर्शों और कर्मठता के बल पर समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अनेक स्वैच्छिक संगठन भी हैं जो सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्यारे देशवासियों, अब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। यह नए भारत के निर्माण और भारतीयों की नई पीढ़ी के उदय का दशक होने जा रहा है। इस शताब्दी में जन्मे युवा बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय विचार प्रवाह में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। समय बीतने के साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रत्यक्ष साक्षी रहे लोग हमसे धीरे धीरे बिछुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम की आस्थाएं निरंतर विद्यमान रहेंगी। टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति के कारण आज के युवाओं को व्यापक जानकारी उपलब्ध है और उनमें आत्मविश्वास भी अधिक है। हमारी अगली पीढ़ी हमारे देश के आधारभूत मूल्यों में गहरी आस्था रखती है। हमारे युवाओं के लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहता है। मुझे इन युवाओं में एक उभरते हुए नए भारत की झलक दिखाई देती है। राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश पर चिंतन मनन करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश हमारे आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो गया है। किसी भी उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को गांधी जी के अहिंसा के मंत्र को सदैव याद रखना चाहिए, जो कि मानवता को उनका अमूल्य उपहार है। कोई भी कार्य उचित है या अनुचित, यह तय करने के लिए गांधी जी की मानव कल्याण की कसौटी हमारे लोकतंत्र पर भी लागू होती है। लोकतंत्र में सत्ता एवं प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ देश के समग्र विकास और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारे संविधान का उत्सव है। आज के दिन मैं संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के एक विचार को आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर हम केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं बल्कि वास्तव में भी लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरी समझ से हमारा पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अडिग निष्ठा के साथ संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के इन शब्दों ने
हमारे पथ को सदैव प्रकाशित किया है। मुझे विश्वास है कि उनके ये शब्द हमारे राष्ट्र को गौरव के शिखर तक ले जाने में निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, पूरे विश्व को एक ही परिवार समझने की वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच अन्य देशों से हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा विकास और उपलब्धियों को समूचे विश्व के साथ साझा करते आए हैं। गणतंत्र दिवस के उत्सव में विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करने की हमारी परंपरा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी कल के हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में हमारे प्रतिष्ठित मित्र ब्राजील के राष्ट्रपति श्री बोल्सोनारो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारा देश और हम सभी देशवासी विश्व समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारा और पूरी मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे और समृद्धशाली बने। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। Dear fellow citizens, on the eve of our 71st Republic Day, I extend my warm greetings to all of you in India and abroad. 7 decades ago, on 26th January, our Constitution came into effect. Even before that, this date had acquired special significance. Having resolved to attain Purna Swaraj, our people had been celebrating Purna Swaraj Day on every 26th January from 1930 to 1947. That is why in 1950 we embarked our journey as a republic on the 26th January, affirming to the principles laid down in our Constitution. Since then, every year we celebrate our Republic Day on 26th January. The modern state comprises the three organs: legislature, executive, and judiciary, which are necessarily interlinked and interdependent. Yet, on ground, the people comprise the state. We, the people, are the prime movers of the Republic. With us, the people of India, rests the real power to decide our collective future. Our Constitution gave us rights as citizens of a free democratic nation, but also placed on us the responsibility to always adhere to the central tenets of our democracy: justice, liberty, equality, and fraternity. It becomes easier for us to follow these constitutional ideals if we keep in mind the life and values of the father of our nation. By doing so, we will be adding a meaningful dimension to our celebrations of 150th birth anniversary of Gandhiji. Dear fellow citizens, the government has launched a number of welfare campaigns, and what is especially noteworthy about them is the fact that citizens have voluntarily turned them into popular movements. The Swachh Bharat Abhiyan has achieved astounding success in such a short time. The same spirit can be seen in other endeavors, be it giving up cooking fuel subsidy or pushing digital payments. The common man has made the government programs his own, making them truly effective. The success of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a matter of pride, as the target of 8 crore beneficiaries has been achieved. With this, those in need have access to clean fuel. The Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, that is Saubhagya, too has brightened people's lives. Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, more than 14 crore farmer families have
become entitled to receive minimum annual income of rupees 6,000. This has enabled the farmers who feed us to live a life of dignity. To effectively meet the challenge of the increasing water crisis, the Ministry of Jal Shakti has been created. Water conservation and water management are being given top priority. I am confident that like Swachh Bharat Abhiyan, Jal Jeevan Mission too will take the form of a popular movement. Along with the welfare of those most in need, every policy initiative of the government is guided by the nation first principle. The rollout of the GST has realized our vision of one country, one tax, one market. It is being complemented by the e-Naam scheme, which is strengthening the process of creating one market for one nation and will benefit farmers. There is a consistent effort by the government to ensure overall development of each and every part of the country, be it Jammu, Kashmir and Ladakh, the states in the northeast, or our islands in the Indian Ocean. A strong internal security is essential for the development of the country. Therefore, the government has taken several concrete steps to strengthen the internal security system. Access to health and education are often considered the foundation of good governance. In both these sectors, we have come a long way in the 7 decades. The government has rightly focused its attention on the health sector with its ambitious initiatives, starting with the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and expanding to the Ayushman Bharat, which is the world's largest publicly funded universal health care program. The government has shown its care and concern for the well-being of the poor. Quality of health care has improved, so has its reach. The Jan Aushadhi Yojana has brought down the health care budget of common people in the country by providing quality generic medicines at affordable prices. Dear fellow citizens, the foundations of a sound education system were built in ancient times with the setting up of great universities like Nalanda and Takshashila. In India, knowledge has always been considered more valuable than power, fame, or riches. In our tradition, educational institutions are respected as temples of learning. When our land was pushed into backwardness after the long colonial rule, it was education that emerged as a path to empowerment. Even though the development of our educational institutions commenced soon after independence in an environment of scarcity of resources, our achievements in the field of education have followed a remarkable trajectory. Our endeavor is to ensure that no child or youth is denied education. At the same time, we need to strive to reach global education standards by continuous reform of our educational systems. India is proud of the achievements of ISRO. They are making further progress in Mission Gaganyaan, and the nation excitedly looks forward to the Indian human space flight program gaining further momentum this year. This is also the year of Tokyo Olympics. While India has traditionally done well in a number of sports, the new generation of players and athletes has brought laurels for the nation in more and more varieties of sports in recent years. At Olympics 2020, the Indian contingent will be backed by cheers and good wishes of millions of Indians. Another source of pride for our country has been our diaspora.
During my visits abroad, I have observed that Indians have not only brought prosperity to their adopted lands, they have also enhanced India's image before the world community. Many of them have made great contributions in a wide variety of endeavors. Dear fellow citizens, I have nothing but unreserved praise for our armed forces, paramilitary and internal security forces. Their sacrifices to preserve the integrity and unity of our country present a saga of unparalleled courage and discipline. Our farmers, doctors and nurses, teachers who impart learning and values, scientists and engineers, alert and active youth, industrious members of our workforce, entrepreneurs contributing to our economic wealth, artists who enrich our culture, service sector professionals who have earned global appreciation, our fellow countrymen contributing in many other spheres of activity, and especially our resilient daughters who have scaled new heights of achievements against odds. They all bring pride to our nation. Earlier this month, I had the opportunity to interact with some achievers who have done commendable work in various fields. Working silently, they have made immense contributions to various fields, including science and innovation, sports, empowerment of Divyang persons, farming and afforestation, women and child empowerment, education, healthcare, revival of old art forms, and providing food and nutrition to the needy. For example, Susri Arifa Jan has revived the Namda handicrafts in Jammu and Kashmir. Susri Ratnavali Kotapalli has been serving patients suffering from thalassemia in Telangana. Srimati Devaki Amma has developed forest wealth through her individual efforts in Kerala. Sri Jam Khojang Misao has improved the lives of many people through his community development efforts in Manipur. And Sri Babar Ali has been providing education to underprivileged children in West Bengal since his childhood. There are numerous such examples. I have mentioned only a few of them. They exemplify that ordinary people can make extraordinary contributions. There are a large number of voluntary organizations too who have been contributing to the project of nation building and complementing the initiatives of government. Fellow citizens, we are now in the third decade of the 21st century. This will be the decade of the rise of New India and a new generation of Indians. More and more of those born in this century are participating in the national discourse. With the passage of time, we are gradually losing living links with our great freedom struggle. But there is no reason to worry about the continuity of the beliefs that guided it. With advances in technology, the young minds of today are better informed and more confident. The next generation remains strongly committed to the core values of our nation. For our youth, the nation always comes first. With them, we are witnessing the emergence of a new India. Mahatma Gandhi's ideals remain relevant in our nation building efforts. It should be part of our daily routine to introspect on Gandhiji's message of truth and non-violence, which has become all the more necessary in our times. When fighting for a cause, people, particularly the youth, should not forget the gift of ahimsa Gandhiji gave to humanity. Gandhiji's talisman for deciding whether an act is right or wrong also applies
to the functioning of our democracy. Government and opposition both have important roles to play. While giving expression to their political ideas, both must move forward in tandem to ensure that development of the country and welfare of its people are promoted consistently. Dear fellow citizens, as our Republic Day is a celebration of our Constitution, let me conclude with the words of its chief architect, Baba Saheb Ambedkar. I quote, "If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives." Unquote. These words have always lighted our path. These words will continue to show us the way ahead to new glories. Dear citizens, the idea of world as a large, well-knit family captured in our message of Vasudhaiva Kutumbakam strengthens our relations with other nations. We have been sharing our democratic ideals and the fruits of our development with the entire world. We have a tradition of inviting foreign heads of states to participate in our Republic Day celebrations. I am glad that this year our distinguished friend